सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा 1916 से चलाए गए आंदोलन का यदि हम अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई, या इसे यूं कहे कि मनुस्मृति के कानून की गुलामी को समाप्त करने की लड़ाई शुरू की। तो इसी दरमियान अंग्रेजों ने जब भारत देश छोड़कर जाने का प्लान बनाया, उन्होंने सोचा कि हमें भारत देश छोड़कर जाना है। तो चूंकि अंग्रेज जानते थे कि अंग्रेजों के भारत में आने के पहले इस देश की आम जनता के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल मात्र ब्राह्मणों के पास था। अंग्रेज इस बात को जानते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि जब हम इस देश को छोड़कर जाएंगे तो तब भारत की आम जनता के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा। तो ये जो प्रश्न निर्माण हुआ, इस प्रश्न के चलते अंग्रेजों ने योजना बनाई कि विधि मंडलों का गठन किया जाएगा। विधि मंडलों का मतलब एक ऐसा मंडल जो भारत की आम जनता के लिए कानून बनाने का कार्य करेगा। तो जब विधि मंडलों का गठन किया जाएगा तो उन विधि मंडलों में संपूर्ण भारत की जनता को तो शामिल नहीं किया जा सकता। तो क्या करना होगा कि जो भारत की जनता है वे अपने अपने प्रतिनिधि विधि मंडलों में शामिल कर सकती है और वो अपने अपने वर्गों के हितों के लिए कानून बनाने का कार्य करेंगे। यह सोचकर विधि मंडलों का गठन करने का प्लान अंग्रेजों ने बनाया और इसके तहत साउथ बोरो कमीशन भारत में आया। जब साउथ बोरो कमीशन भारत में आया तो छत्रपति शाहूजी महाराज ने भास्कर राव जाधव के माध्यम से शूद्र वर्ण के लोगों को कानून बनाने का अधिकार मिले और शूद्र वर्ण के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले विधि मंडलों में। इसके लिए छत्रपति शाहूजी महाराज ने भास्कर राव जाधव के माध्यम से साउथ बोरो कमीशन को मेमोरेंडम दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूतों को कानून बनाने का अधिकार मिले, अछूतों के प्रतिनिधि विधि मंडलों में जाए, इसके लिए मेमोरेंडम बनाकर साउथ बोरो कमीशन को दिया। तो ये जो प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया मनुस्मृति के कानून के तहत ब्राह्मणों को मिले विशेषाधिकार के विरोध में थी, क्योंकि मनुस्मृति के कानून शूद्र और अछूतों को अधिकार देने से मना करते हैं और साउथ बोरो कमीशन यह विभिन्न वर्गों को अपने अपने प्रतिनिधि विधि मंडलों में भेजने का या शामिल करने का अधिकार देता है। तो ये तो मनुस्मृति के विरोध में था। इसलिए साउथ बोरो कमीशन यह आम जनता को, विभिन्न वर्गों को अपने हित के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है और ब्राह्मणों के एकाधिकार को समाप्त करता है, ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को समाप्त करता है। इस वजह से छत्रपति शाहूजी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर ने साउथ बोरो कमीशन का स्वागत किया और तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने साउथ बोरो कमीशन का विरोध किया। तो जब ये विरोध हुआ तो विरोध के चलते अंग्रेजों ने उसमें एक प्रावधान किया कि हर 10 साल बाद कमीशन भारत में आएगा और वो ये समीक्षा करेगा कि जिन लोगों को हक अधिकार देना था वो हक अधिकार उन्हें मिले या नहीं मिले। तो इसी के तहत 10 साल बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत में आता है। जब साइमन कमीशन भारत में आता है तो उस समय तक छत्रपति शाहूजी महाराज का परिनिर्वाण हो जाता है, तिलक की भी मृत्यु हो जाती है और कांग्रेस के नए लीडर गांधी जी होते हैं। तो 1928 में जब साइमन कमीशन आता है तो तब बाबा साहब अम्बेडकर अछूतों को अधिकार मिले विधि मंडलों में, उनको प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए वे साइमन कमीशन का स्वागत करते हैं और साइमन कमीशन को मेमोरेंडम देते हैं और गांधी जी साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। तो जब ये विरोध, चूंकि गांधी जी बहुत बड़े पैमाने पर साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, तो इस विरोध के चलते अंग्रेज जो है वो फाइनल डिसीजन लेने के लिए 1932 में लंदन में गोलमेज परिषद का आयोजन करते हैं। तो 1932 में जब गोलमेज परिषद लंदन में होती है तो दूसरी गोलमेज परिषद में गांधी जी जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जाते हैं और दोनों के बीच में बहुत बहस होती है। वे अपना अपना तर्क देते हैं, तर्क वितर्क होता है और बाबा साहब अम्बेडकर के तर्क के सामने गांधी जी का कोई तर्क नहीं चलता
और फाइनली अंग्रेज बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मान लेते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानने का मतलब ये है कि भारत की आम जनता को और अछूतों को 4 अधिकार अंग्रेज बहाल करते हैं। पहला अधिकार है सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा अधिकार होता है संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, जिसे एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। तीसरा है 2 बार वोट देने का अधिकार, डुअल वोटिंग। और चौथा है प्रौढ़ मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। ये 4 अधिकार अंग्रेज देने को तैयार हो जाते हैं। जब ये 4 अधिकार देने को तैयार हो जाते हैं तो 17 अगस्त 1932 को हमारा मूल निवासी बहुजन समाज इन 4 अधिकारों के कारण आजाद हो जाता है। अब ये 4 अधिकार जो दिए जाते हैं और इसके कारण आजाद हो जाता है, तो ये मनुस्मृति के कानून के विरोध में था। अछूतों को और शूद्रों को अधिकार मिलना, तो ये जब विरोध में था तो गांधी जी जो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, वे इन अधिकारों के विरोध में आमरण अनशन शुरू करते हैं। और आमरण अनशन शुरू करके बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर दबाव डालते हैं, और दबाव डालने का परिणाम होता है कि बाबा साहब और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है, और उस पूना पैक्ट में ये अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में ये कानूनी लड़ाई चलती है। बाबा साहब अम्बेडकर कानून की लड़ाई लड़ते रहते हैं और दूसरी तरफ अपने संगठन का भी विस्तार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाबा साहब अम्बेडकर एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन का निर्माण करने में कामयाब हो जाते हैं। और उस राष्ट्रीय स्तर के संगठन का निर्माण करने के फलस्वरूप बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में जीत कर जाते हैं। और जब जीत कर जाते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के संगठन शक्ति के सामने झुककर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान समिति का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। तब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में होते हैं, और वो भारत की जनता और अछूतों को अधिकार और मौलिक अधिकार देने में कामयाब होते हैं। तो जिन अछूतों को और भारत की आम जनता को मनुस्मृति ने अधिकार छीन लिए थे, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के माध्यम से वो अधिकार दिलवाने में कामयाब होते हैं। इसका मतलब यह है कि मनुस्मृति के कानून को प्रभावहीन करते हैं, अधिकारों का सामान्यीकरण करते हैं और ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को समाप्त करते हैं। तो यदि हम संविधान देखें तो संविधान के आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इसका मतलब यह है कि संविधान के आर्टिकल 13 में बाबा साहब ने प्रावधान किया कि आज जो संविधान लागू हो रहा है, इस संविधान के लागू होने के पहले जो कोई भी नियम, कायदे, कानून थे, जो कोई भी परंपराएं थी, उन परंपराओं को न्यून मतलब प्रभावहीन किया जाता है। इसका मतलब है कि संविधान लागू होने के पहले कौन से नियम, कानून, कायदे थे या कौन सी परंपराएं थी जो कि अधिकारों का यदि हनन करती हो तो उसे न्यून यानी उसे प्रभावहीन किया जाता है। तो संविधान लागू होने के पहले कौन से नियम, कायदे, कानून थे भारत में? तो संविधान लागू होने के पहले मनुस्मृति के नियम, कायदे, कानून थे। परंपराएं मनुस्मृति के अनुसार थी, मनुस्मृति के कानून के अनुसार परंपराएं थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 लिखकर एक लाइन में 2000 साल की मनुस्मृति को समाप्त कर दिया। इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर मनुस्मृति के गुलामी को समाप्त करने का कार्य किया। तो 1916 से 1950 तक बाबा साहब अम्बेडकर कानून की लड़ाई लड़ते रहे।
संविधान मनुस्मृति के कानून को खत्म करने की या मनुस्मृति के कानून की गुलामी को खत्म करने की लड़ाई 1916 से लड़ते रहे। और फाइनली 1950 में जब उन्हें संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिससे मनुस्मृति की गुलामी समाप्त हुई। यदि हम एक तरफ मनुस्मृति को रखें और एक तरफ भारतीय संविधान रखें तो भारतीय संविधान ये मनुस्मृति के टोटल उल्टा है, टोटल अपोज में है। उदाहरण के लिए मैं कुछ सामान्य उदाहरण बताता हूं। मनुस्मृति कहती है कि जो जिस जाति में पैदा हुआ उसी जाति की लड़की से शादी करनी चाहिए, जाति व्यवस्था को मानती है। संविधान कहता है कि यदि आप अन्य जाति में शादी करते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, आपको प्रोत्साहन देती है, प्रोत्साहन राशि देती है। यानी कि लोगों ने अपनी जाति से निकलकर अन्य जाति में शादी करनी चाहिए। ये तो मनुस्मृति के कानून के खिलाफ हो गया। मनुस्मृति कहती है कि अछूतों के साथ छुआछूत होनी चाहिए। संविधान कहता है अगर छुआछूत की गई तो एट्रोसिटी एक्ट मिलेगा, एक एक्ट लगेगा और 6 महीने तक गैर जमानती वारंट जारी होगा। मनुस्मृति के विरोध में मनुस्मृति शूद्रों को, अछूतों को, आदिवासियों को शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र के अधिकार से वंचित करती है। संविधान सभी को शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र का अधिकार देता है, संवैधानिक अधिकार देता है। मनुस्मृति मौलिक अधिकारों के विरोध में है। संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को, जो भारतीय नागरिक है उसे मौलिक अधिकार देता है। मनुस्मृति ब्राह्मणों को एकाधिकार और विशेष अधिकार देती है। संविधान उन अधिकारों का सामान्यकरण करता है। तो जब ब्राह्मणों के पास विशेषाधिकार होगा ही नहीं तो उनका वर्चस्व रहेगा नहीं, अधिकार तो सबको बहाल हो गए। तो जब उनके पास विशेषाधिकार नहीं होगा तो श्रेष्ठता नहीं रहेगी, श्रेष्ठता नहीं रहेगी तो वर्चस्व नहीं रहेगा, वर्चस्व नहीं रहेगा तो भारत की आम जनता को गुलाम बनाना ब्राह्मणों के लिए आसान नहीं होगा। ये संवैधानिक अधिकारों ने किया। तो हमने संविधान को केवल मात्र हमें अधिकार दिए केवल इस सेंस में ही या इस परिप्रेक्ष्य में ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि संविधान ने मनुस्मृति की गुलामी को समाप्त किया, इस परिप्रेक्ष्य में ही भी देखना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 से अपने जो संघर्ष की शुरुआत की थी वो मनुस्मृति के कानून के गुलामी को समाप्त करने का कार्य था। मनुस्मृति के कानून की गुलामी को समाप्त करने की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी 1916 से 1950 तक। 1950 में जब भारत की संपूर्ण जनता को अधिकार प्राप्त हुआ और मनुस्मृति के कानून को भारतीय संविधान ने समाप्त कर दिया तो इस संवैधानिक अधिकारों की बदौलत हम जो 2 प्रकार की गुलामी से गुलाम थे, एक मनुस्मृति के कानून की गुलामी और दूसरा ब्राह्मण धर्म की गुलामी, इन दोनों गुलामी में से संविधान ने हमारी एक गुलामी खत्म कर दी, वो है मनुस्मृति के कानून की गुलामी। तो कानूनी रूप से हम लोग गुलाम नहीं रहे 26 जनवरी 1950 के बाद। तो मनुस्मृति के कानून की गुलामी खत्म की और इस मनुस्मृति के कानून की गुलामी को खत्म करने का ही परिणाम है कि आज हम लोग थोड़ी ठीक ठाक स्थिति में पहुंचे हैं, एक गुलामी खत्म होने का परिणाम। तो इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति की गुलामी को समाप्त किया।